सुप्रभात। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, विज्ञान के अध्यापन के तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत है और शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपको कोविड-19 के विषय में सचेत करना आवश्यक है, जो हमारे देश की और पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। प्यारे बच्चों, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड के लिए धोते रहें और छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों का प्रयोग पढ़ाई के लिए करें। एक जगह इकट्ठा होकर न बैठें भी तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर बैठें। और इसी क्रम में पुनः आपको निर्देशित करते हुए कि अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह भी कम से कम 20 सेकंड के लिए धोते रहें। हम अपने पाठ पे आते हैं। जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाया गया था, प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ाया गया था और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं भी आपको बताई गई थी। उसको पुनः मैं दोहरा देता हूं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से प्रकाश की किरणें चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक हल्का सा उदाहरण आपको बता दें कि जैसे आप खड़े होकर के आपके सामने दीवार है, गेंद को फेंकते हैं तो गेंद दीवार से टकराने के पश्चात पुनः आपकी तरफ वापस आती है। तो ये दैनिक जीवन का उदाहरण है, आपको समझने के लिए बता दिया हमने। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल स्थिर होती है। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सामान्य परिभाषाएं आपको बताई गई थी। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो चमकदार तल होता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण बताया गया था। चमकदार पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा बताया गया था परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु बताया गया था। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण चमकदार पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब बताया गया था। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। पहला नियम, परावर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, नियम तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे आपतन कोण अगर 65 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 65 अंश का होगा। प्यारे बच्चों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता बताई गई थी। उत्क्रमणीयता का मतलब हमने बताया था कि जो काम दोनों तरफ से होता है, सामान्य भाषा में। तो
जब परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करती है तो आपतित किरण जो है परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है, और प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। और इससे संबंधित आपको गृह कार्य दिया गया था, अभ्यास के प्रश्न भी दिए गए हैं, आपको नोट भी भेजी गई है आपके व्हाट्सएप पे, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अध्ययन करते होंगे और प्रश्नों को हल करते होंगे, और जो भी न आता हो उसको संपर्क करके पूछ सकते हैं, और जो बच्चे शेष रह गए हैं उनको जोड़ते रहें। इसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसकी अंग्रेजी होती है इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आप अपना प्रतिबिंब रोज घर के शीशे में दर्पण में देखते हैं, तो जो दर्पण में दिखाई देता है वही आपका प्रतिबिंब होता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब एक वस्तु से, ध्यान से सुनिएगा, जब एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन अभी नहीं पढ़ाया गया है, आगे की चैप्टर में बता दिया जाएगा। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लें। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से या किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुन लें कि जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आभासी प्रतिबिंब। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फिर से सुन लें। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को ऐसे भी समझ लें कि जैसे रिश्तों की बात करें तो कुछ रिश्ते वास्तविक होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कहीं ननिहाल होगा तो तुम्हारे मामा या नाना जो वास्तव में होंगे वो वास्तव में होंगे, लेकिन तुमको गांव के सभी लोगों को मामा या नाना कहना पड़ता है, तो वो आभासी हो गए। तो इसको इस प्रकार से समझ लें। फिर से हम इसको परिभाषित कर देते हैं विज्ञान की भाषा में। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी हमने बताया है ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हो। जब किसी पारदर्शी माध्यम या किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक तल पे पॉलिश कर दी जाए या कलई कर दी जाए, तो वो पारदर्शी पृष्ठ पारदर्शी नहीं रह जाता है, वो अपारदर्शी हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। प्रकाश की किरणें उस पार नहीं जा पाती हैं। जब किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक तल को पॉलिश या कलई कर दिया जाए, तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम दर्पण कहते हैं। और
ये दर्पण, इसको जो है दो भागों में बांट सकते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो पहले हम समतल दर्पण के विषय में जानेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? जब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसका ये भाग जो है कलई किया हुआ भाग है। और ये जो है इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये देखिए समतल दर्पण बता रहे हैं तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए इस पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ये जो है परावर्तित होकर के ऐसे जाएगी, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है एकदम समतल। तो जब किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक भाग को कलई कर दिया जाता है, कलई माने पॉलिश कर दिया जाता है, तो और उसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ समतल है तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जिसे समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी बताया था आभासी प्रतिबिंब हमने, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। दूसरा इसका प्रमुख गुण क्या है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाएगी, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा गुण जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, वो ये है कि अगर किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे अपनी लंबाई की आधी लंबाई का, कम से कम अपनी लंबाई के आधी लंबाई का समतल दर्पण यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा। जैसे यदि व्यक्ति की लंबाई मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है और उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 सेंटीमीटर। फिर से इसको बता दें कि किसी वस्तु को
किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी आधी लंबाई के समतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के विषय में आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आज एक आउटलाइन हम आपको दे देते हैं। जैसे समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है, उसी तरह से गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है। उसी तरह से गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण के विषय में थोड़ा सा हम बता दें आपको। ऐसा दर्पण जिसका एक भाग कलई किया हुआ हो और दूसरा जो परावर्तक पृष्ठ हो वो गोलीय हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे रबड़ की गेंद देखते हैं, अगर वही कांच की गेंद हो, शीशे की गेंद हो, उसको काट दिया जाए तो कुछ ऐसी आकृति आपको प्राप्त होगी काटने पर। अगर इसके इस भाग पे पॉलिश लगा दी जाए, जो इसका उभरा हुआ भाग है इस पे पॉलिश लगा दी जाए, और दूसरी चीज दूसरी स्थिति में इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश लगा दी जाए। तो कांच की गेंद को काटेंगे तो ऐसी ही आकृतियां हमको प्राप्त होंगी। तो इसी आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। यदि हम इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश लगा देते हैं तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो दबा हुआ हो जाता है। इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ये दर्पण जो है अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ये दबा हुआ होता है। और जब दबे हुए भाग पे पॉलिश लगा देते हैं तो दूसरे प्रकार के दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका प्रथम चैप्टर, प्रथम पाठ जो है खत्म हो गया है, और कल से गोलीय तलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन कल से आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी आउटलाइन मैंने आज ही दे दिया। हम गोलीय दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण हमने बता दिया कि यदि कांच की खोखली गेंद को काट दिया जाए तो इस तरह की आकृतियां प्राप्त होती हैं। अगर इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाए, जैसे ये जो पहला वाला है, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो दबा हुआ हो जाएगा। इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। और अगर दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ये उभरा हुआ हो जाएगा। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल माने उठा हुआ और अवतल माने दबा हुआ। तो कल इसके विषय में कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको पुनः सचेष्ट करते हुए कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, सफाई और स्वच्छता का ध्यान दें, घर पे रहकर मेहनत से पढ़ें, क्लास ज्वाइन करें, जो पढ़ाया जाता है इसको ध्यान से पढ़ें। और जो बच्चे
जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों को प्रेरित करें कि वे आपके स्मार्टफोन पे आकर के अपनी पढ़ाई करें, कॉपी बना लें, सभी बच्चे कॉपी बना लें और जो अभ्यास के प्रश्न और गृह कार्य दिया जाता है उसे निश्चित रूप से पूरा करें। और इस पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे व्हाट्सएप पे नोट भी भेजी जाती है, तो कॉपी बना करके उसको नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, लेकिन पुनः आपको आगाह करते हुए कि अपनों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना का संकट जो है ये बहुत बड़ा संकट है। आपको बता दें कि वायरस स्वयं नहीं चलता है, इसको आदमी चलाता है, और जब तक आप किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तो आपको नहीं होना है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। और इसी उम्मीद के साथ कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद।